बनकर अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखती है। तभी उसकी सास कविता अपनी बेटी निकिता को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे निकिता बेटा, जरा भाभी के स्वागत के लिए आरती की थाल लेकर आ। तभी निकिता आरती की थाल लेकर आती है और जब पायल अपनी ननद निकिता को देखती है तो अजीब सा मुंह बनाती है, क्योंकि निकिता का रंग सांवला था, जिसे देखकर पायल अपने मन में बोलती है, हे भगवान, घर में आते ही इस काली कलूटी के दर्शन हो गए। पता नहीं अब आगे क्या क्या होगा। बहू, कलश को अपने सीधे पैर से गिराकर अपने शुभ कदम हमारे घर में रखो। जी माँ जी। पायल को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था, जिसके चलते वो अक्सर काले रंग वालों का मजाक बनाया करती। पायल कलश पर पैर मारकर उसे गिरा देती है और अपना पहला कदम उस घर में रखती है। हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था और इस बीच निकिता बार बार पायल की देख रेख में लगी रहती। कभी उसको जूस देती तो कभी कुछ और खिलाती पिलाती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन निकिता अपनी माँ कविता से बोलती है, माँ, मुझे अपनी दोस्त की शादी में जाना है और मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही। अच्छा तो एक काम करना, बहू की अलमारी से जाके उसकी साड़ी ले ले, वो पहन कर चली जा। माँ, ये ठीक रहेगा, मगर भाभी दिख नहीं रही कहीं। अरे वो अपनी लाली लिपस्टिक का सामान लेने गई है, तो तू खुद जाके ले ले। ठीक है माँ। निकिता अपनी भाभी के कमरे में जाती है और उसकी अलमारी से एक ब्लैक कलर की साड़ी निकालकर पहनकर पार्टी में चली जाती है। कुछ समय बाद जब निकिता वापस घर आती है तो पायल उसको देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और बोलती है, ये सब क्या है महारानी? क्या हुआ भाभी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? एक तो तुम्हारा रंग इतना भद्दा है, ऊपर से मेरी साड़ी तुमने किससे पूछकर पहनी? वो भाभी, मेरी अलमारी लॉक हो गई थी, इसलिए मुझे मजबूरी में आपकी साड़ी पहननी पड़ी। अभी के अभी साड़ी उतारो मेरी। निकिता साड़ी बदल कर आती है और अपनी भाभी को साड़ी देते हुए बोलती है, ये लो भाभी, आपकी साड़ी। और हाँ, मुझसे भूल हो गई जो मैंने आपकी साड़ी पहन ली। मुझे नहीं पता था कि आप रंग भेद करती हो। मेरे सामने ना ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं, मैं तुम्हारे उतारे हुए कपड़े पहनूं? अरे जाओ, आग लगा दो इस साड़ी में, और अगर तुमसे नहीं लगाई जाती तो मैं लगा दूंगी। निकिता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन कविता अपनी बहू से बोलती है, बहू, मैं क्या कह रही थी कि कल निकिता को देखने वाले आ रहे हैं, तो अच्छे से सारी तैयारियां कर लियो। क्या माँ जी, आप भी रोज रोज फालतू में हमारा मजाक बनवाती हो। अरे आपकी उस काली बेटी को कोई पसंद नहीं करेगा। अरे नास पीटी, शक्ल अच्छी नहीं दी भगवान ने, तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया कर। देख लेना माँ जी, इस बार भी वही होगा जो हमेशा से होता आया है। और हाँ, रही बात शक्ल की ना, तो आपकी बेटी से तो अच्छी शक्ल है मेरी। अरे लड़का अमेरिका का है और मेरा दिल कह रहा है कि बात बन जाएगी इस बार। देखते हैं माँ जी, आपकी काली कोयल को कौन सा हंस ले जाता है। ऐसे ही अगले दिन निकिता को देखने विहान नाम का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ आता है। थोड़ी देर बाद निकिता भी चाय नाश्ता लेकर आती है। सभी लोगों को निकिता पसंद आ जाती है। तभी विहान बोलता है, वो मुझे निकिता जी से अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, कर लो बात, वैसे भी बातचीत करना जरूरी है। विहान और निकिता दोनों छत पर जाकर बातें करते हैं। तभी विहान निकिता से बोलता है, क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप तो बहुत अच्छे हैं और मुझे पसंद भी हैं। क्या आपको मैं पसंद हूँ? अरे आप तो हो ही इतनी प्यारी, आपको कौन पसंद नहीं करेगा? वो मेरा रंग। मैडम जी, इंसान का मन साफ होना जरूरी है, और वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। आप मन जब बुरे होए तो मुझसे बुरा ना कोई। आप अमेरिका में रहकर भी ऐसी बातें करते हैं? मैडम जी, विदेश गया था, अपना देश नहीं छोड़ा कभी। आप सच में बहुत अच्छे हैं। इस तरह निकिता और विहान का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ महीने बाद ही दोनों की सगाई हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन पायल से मिलने पड़ोस की लड़की सोनिया आती है और वो आकर पायल से बोलती है, हाय भाभी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। मैं तो मस्त हूँ। वो तो दिख रहा है। अच्छा जी। क्या बात है सोनिया, आप तो दिन पर दिन निखरती जा रही हो। निखारना पड़ता है भाभी,
आखिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा जो लिया है। कितना अच्छा होता ना अगर आप मेरी सगी ननंद होती, मगर मेरी सगी ननंद तो कोयले जैसी है। भाभी वैसे मुझे ना ज्वेलरी का ऐड करना है, जिसमें हम अपना कोई भी ज्वेलरी पहन सकते हैं और लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। अरे तो मेरे गहने ले जाओ ना, वो कब काम आएंगे? ऐड करने के बाद मुझे वापस दे देना, और वैसे भी सबको पता तो चले कि मेरे पास कितनी अच्छी ज्वेलरी है। ठीक है भाभी। पायल सोनिया को अपने गहने दे देती है। ऐसे ही समय और बीतता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। पायल सोनिया को कॉल करती है, मगर उसका कोई अता पता नहीं होता। और एक दिन पायल की सास उससे बोल रही है, अरे बहू, तुझे पता है वो जो पड़ोस की सोनिया है ना, कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। क्या माँ जी? ये सुनते ही पायल अपने कमरे में आकर रोने लगती है। तभी वहाँ निकिता आती है और अपनी भाभी को चुप करवाती है, जिसके बाद पायल उसको सारी बात बताती है और निकिता बोलती है, भाभी आप किसी पर भी ऐसे यकीन कैसे कर सकती हो? प्लीज निकिता, अपने भैया या फिर माँ जी को इस बारे में मत बताना। आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। निकिता अपने कमरे की ओर चली जाती है और इन सब के बारे में विहान को बताती है। विहान निकिता से बोलता है, चिंता मत करो, मैं सेम वही ज्वेलरी बनवा दूंगा। शुक्रिया आपका। अरे पागल, अब तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, तुम्हारी प्रॉब्लम अब मेरी है। ऐसे ही एक दिन पायल के घर पर डिलीवरी बॉय ज्वेलरी लेकर आता है और पायल और निकिता वो ज्वेलरी को लेकर कमरे में जाती हैं। तभी पायल निकिता से बोलती है, मुझे माफ कर दो निकिता, मैं हमेशा ही तुम्हारे रंग को लेकर तुम्हें कोसती रही, कभी ये देखा ही नहीं कि तुम्हारा मन कितना साफ है। नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए, मैंने कभी आपको खुद से अलग नहीं समझा। आपके आने के बाद तो ये सोचा था कि हम ननंद भाभी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहेंगे। चलो जो हुआ सो हुआ, अब एक नई शुरुआत करते हैं। तभी कविता वहाँ आती है और बोलती है, हाँ बहू, और आज तुझे पता चल ही गया कि चेहरे की खूबसूरती और मन की खूबसूरती में क्या फर्क होता है। हाँ माँ जी, आज निकिता की वजह से मुझे एहसास हुआ कि इंसान की असली पहचान उसका रंग नहीं बल्कि उसका मन होता है। दोनों ननद भाभी एक दूसरे को गले लगा लेती है और उसके बाद कविता कहती है, और मैं कहाँ गई? फिर तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पायल अब ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है, जिसके कुछ महीने बाद ही निकिता की भी शादी बड़े धूमधाम से होती है। आशा एक सुलझी और प्यारी लड़की थी। प्रतीक ने जैसे ही उसे देखा, उसे उससे प्यार हो गया था। वैसे तो प्रतीक की माँ मोना आशा को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो थोड़ी मोटी थी। पर बेटे की खुशी के लिए उसने हार मान ली और उसकी शादी के लिए तैयार हो गई। आशा का नाम तो आशा था, यानी कि उम्मीद, पर आशा की लाइफ में पतले होने की कोई उम्मीद नहीं थी। आशा की ननंद ज्योति बहुत ही ज्यादा सेक्सी और सुंदर थी। वैसे तो ज्योति आशा को मोटापे का ताना नहीं देती थी, पर आशा की सास यानी कि मोना जब देखो अपनी बेटी और बहू की तुलना करती रहती थी। मोना प्रतीक के आगे तो आशा से प्यार से बात करती और पीछे से उसे ताने मारा करती। ऐसे ही एक दिन मोना आशा से कहती है, अरे बहू, कुछ सीख ले ज्योति से, कितनी सुंदर और सेक्सी है वो। मजाल है उसकी कमर 26 से 28 भी हुई हो। पर माँ जी, कमर से क्या फर्क पड़ता है, दिल साफ होना चाहिए। बदतमीज कहीं की, तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी बेटी का दिल साफ नहीं है क्या? अरे तेरे शरीर के साथ साथ तेरी बोली भी खराब है। मैंने ना अपने बेटे से कहा था कि मोटी पार्टी वाले से शादी करवाऊंगी, यानी मोटे पैसे वालों से, लेकिन इस नालायक ने मोटी लड़की से शादी कर ली। तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है और बोलती है, अरे क्यों लड़ रहे हो आप सब? क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहे हो? अरे बेटा, ये जो तेरी भाभी है ना, ये तुझसे ना जलती है। तू ना काला टीका लगा कर रखा कर, आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाभी भी मुझे बहुत प्यार करती है, जैसे आप करते हो। ज्योति देखो ना, माँ जी मुझे ताना दिए जा रहे हैं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तो बुरा लगता होगा। चुप कर भटूरे सी शक्ल, आई बड़ी, चल जा यहाँ से। आशा अपनी सास की ये बात सुनकर अपने कमरे में प्रतीक के पास आकर उससे बोलती है, अजय सुनते हो,
नहीं, बहरा हूँ। मेरी बात सुनो। सुन तो तुम्हारी शादी के बाद से ही रहा हूँ। अरे पता भी है आपको क्या हुआ? कैसे पता होगा? तुम बताओगी तब पता चलेगा ना। मैं मायके चली जाऊंगी। आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। आपकी वो माँ है ना, हमेशा मेरे मोटापे के लिए मुझे ताने देती रहती है। हाँ हाँ, जाओ मायके। और सुनो, तलाक देकर जाना, फिर मैं अपने लिए सेक्सी सी बीवी लेकर आऊंगा। कहीं नहीं जा रही मैं, यही रहूंगी सारी उम्र। आपको और आपकी माँ जी को सताऊंगी, देखना। इसी तरह सुबह हो जाती है और आशा जॉगिंग से हाफते हुए वापस घर आती है तो मोना उसे देखकर कहती है, अरे बहू, कहाँ से आ रही थी तू? मैं तो डर गई, भगवान की कसम। मुझे लगा किसी ने अपना खुला हुआ सांड छोड़ दिया, पर पास आके देखा तो ये तो तू थी बहू। माँ जी, लगता है आपके चश्मे का नंबर चढ़ गया है, या फिर इस उम्र में सठी आ गई है जो आपको एक अच्छा खासा इंसान नहीं दिखा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता, तूने कोई नाश्ता वास्ता बनाया या नहीं? ऊपर से दौड़ने के लिए निकल गई सुबह सुबह। आप नाश्ते की चिंता तो बिल्कुल मत करो, मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। कुछ देर मोना, प्रतीक और ज्योति डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं कि तभी मोना आशा को आवाज लगाती है और कहती है, बेटा बहू, अरे कुछ चाय वाय लेके आओ। अब देखो कैसे शहद टपक रहा है बुढ़िया के मुंह से। वैसे इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निगल ले। आशा सबके सामने नाश्ता रखती है और जैसे ही मोना नाश्ते को देखती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं और वो बोलती है, कॉर्नफ्लेक्स? तो क्या अब हम नाश्ते में ये खाएंगे? माँ जी, मैं जॉगिंग पर गई थी और फिर मुझे अपने लिए कुछ हेल्दी बनाना था तो मैंने ये सब बना दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ही लेते हैं। प्रतीक और ज्योति कॉर्नफ्लेक्स बड़े ही आराम से खाते हैं। वहीं मोना मन मार कर नाश्ता करती है कि अचानक थोड़ी देर के बाद प्रतीक आशा से गुस्से में बोलता है, आशा, तुमने मेरे लिए लंच नहीं बनाया, मैं काम पर क्या लेके जाऊंगा? बनाया है ना, ओट्स, सैलेड, चुकंदर का जूस। आपको पता है कितना हेल्दी होता है ये सब? आशा, मैंने तो तुम्हारी सीरत को चाहा है, शरीर को नहीं। फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो क्या करूँ? तुम्हारी माँ है, जब देखो मुझे मोटापे के लिए ताना देती रहती है, तो मैंने सोचा कि डाइटिंग करूँ। तो खुद करो ना, सबसे क्यों करवा रही हो? और मेरी माँ बहुत सीधी है, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती। अच्छा चलो, तुमको सुनाती हूँ तुम्हारी माँ क्या क्या कहती है। आशा और प्रतीक दोनों मोना के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। आशा मोना के कमरे में चली जाती है और प्रतीक बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आपको अच्छा नाश्ता नहीं मिला। अच्छा, तो ये सब तूने जानबूझ के किया है, क्योंकि तू तो चाहती है कि मैं भूखी मर जाऊं और तू फल फूल सके। पता भी है तुझे, मेरी भाभी की जो बहू है ना, कितनी सुंदर और सेक्सी है, और एक मेरा बेटा है, उसकी तो किस्मत ही फूट गई। माँ जी, मैं आपको कभी आपकी बातों का पलटकर जवाब नहीं देती, फिर आप हमेशा मुझे ताने क्यों देती हैं? अब ड्रम को ड्रम नहीं तो क्या बांसुरी बोलूं? तू कौन सा जीरो फिगर वाली करीना है? भैंस है तू, भैंस। माँ जी, कल को ज्योति की भी शादी हो जाएगी, अगर वो भी मोटी हो गई तो क्या आप उसे भैंस बोलेंगी? भैंस कहीं की, मुझसे जुबान लड़ाती है, बताऊं क्या तुझे? इतना सुनकर प्रतीक कमरे के अंदर जाता है और अपनी माँ को डांटते हुए उनसे कहता है, माँ, आशा ने तुम्हारा कभी निरादर नहीं किया, इज्जत की, सारा काम किया, और तुम इसे इतनी खरी खोटी सुना रही हो। नीच कहीं की, कलमुही, भैंस कहीं की। मेरा बेटा अब मुझसे लड़ रहा है, वो भी तेरे लिए। हाय, अरे भगवान, मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहती जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं होती। मैं अपने भाभी के घर जा रही हूँ। माँ जी, ये आपका घर है, आप कहीं मत जाइए, मैं बना देती हूँ ना आपको जो भी खाना है। पर मोना किसी की एक नहीं सुनती और अपनी भाभी शांति के घर चली जाती है, जिससे वो 4 साल के बाद मिल रही थी। मोना शांति से मिलती है तो शांति उससे कहती है, अरे मोना, आज यहाँ कैसे आना हुआ इतने सालों के बाद? अरे भाभी, अब आपसे क्या ही छुपाना। मैंने अपने बेटे को इतने प्यार से, नाजों से पाला पोसा और बड़ा किया। सोचा था कि शादी के बाद वो आपके बेटे की तरह पतली सी बहू लेकर आएगा मेरे लिए, और मैं भी इतराऊंगी आपकी तरह कि मेरी बहू पतली है। मोना, कुछ नहीं रखा इस मोटे पतले के भेद में। इंसान का दिल देखा जाता है, कमर नहीं। मेरी बहू भले ही पतली है, पर इस उम्र में भी मुझसे अकेले सारे घर का काम करवाती है और नौकर बना कर रखती है मुझे। अच्छा, पर आप तो कहती थी भाभी कि आपकी बहू तो सारा काम करती है। शुरू में अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए
मैं अपनी बहू की झूठी तारीफ किया करती थी, पर अब बचाने को कुछ है ही नहीं। मुझे ना दवा टाइम पे मिलती है ना खाना, और इस जिंदगी में मैंने यही सीखा है कि शरीर और सूरत में कुछ नहीं रखा, सीरत ही सब कुछ है। अगर तेरी बहू ख्याल रखती है तेरा, तो वो सोना है सोना। मेरी बहू तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी भाभी, और मैं अभागी उसको बिना वजह मोटापे के लिए ताने दिया करती रहती थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और मोना गेट खोलती है और देखती है कि सामने उसकी बहू आशा खड़ी है, जो उससे कहती है, माँ जी आप मेरे साथ घर चलिए, मेरा मन नहीं लगता वहाँ आपके बिना। मैं आपकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी, आप बस जल्दी से मेरे साथ चलिए। बहू बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तुझे खामखा तेरे मोटापे के लिए तुझे सुनाती रही, और तू एक बहू होने के नाते मेरा इतना ख्याल रखती थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अब तुझे बेटी की तरह प्यार दूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और आशा मोना के साथ घर वापस आ जाती है। इस सब के बाद मोना आशा को कभी भी उसके मोटापे को लेकर ताना नहीं मारती और अपनी बेटी की तरह उसे प्यार करती है, और सभी लोग एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिल्पा और अजय दोनों की नई नई शादी हुई थी। शिल्पा की सास ऋतु बहुत ही ज्यादा लालची किस्म की औरत थी। अजय ने एक गरीब लड़की से प्यार किया था, जिसके कारण शिल्पा शादी में दहेज लेकर नहीं आई थी। इसीलिए ऋतु अक्सर अपनी बहू से नाराज रहा करती थी और उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन ऋतु का छोटा बेटा विजय ऑफिस से घर आते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ आज लंच में भाभी ने इतनी बेकार सब्जी बना कर दी थी कि सारे दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती हो गई। रुक अभी बताती हूँ मैं उसको। अरे ओ डंकनी इधर आ। हाँ जी माँ जी बोलिए। अरे दहेज लेकर नहीं आई तो कम से कम गुण तो लेकर आ जाती, हमें अफसोस नहीं होता दहेज का। मगर ना तो तेरे बाप ने तुझे दहेज दिया, ना ही कुछ पढ़ाया ना लिखाया। पर माँ जी हुआ क्या है बताइए तो सही। अरे तेरी वजह से मेरे बेटे की बेइज्जती हो गई, शर्म नहीं आई तुझे नालायक कहीं की। माँ जी माफ कीजिएगा, आगे से ध्यान रखूंगी इस बात का। अरे ध्यान तो तुझे रखना ही पड़ेगा, वरना घर से ना निकाल दूं तुझे। दाल रोटी खैरात में नहीं आती, कमाना पड़ता है और पैसे लगते हैं इसके लिए। मगर तू भिखमंगी, तू क्या जाने ये सब। तेरे बाप ने तो भीख मांग कर तुझे पाला है। माँ जी हम गरीब जरूर है, पर भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, मेहनत मजदूरी करके हम अपना पेट पाल सकते हैं, और ये बात मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। जुबान तो कैंची की तरह चलती है आपकी, उसी तरह हाथ भी चला लिया करो। अब जा यहाँ से, सड़ा सा मुँह बना रही है। ऐसे ही कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है और एक दिन ऋतु देवी की बहन झुमका उसके छोटे बेटे विजय के लिए एक बड़े और अमीर घर की लड़की नेहा का रिश्ता लेकर आती है और उसके बारे में सब कुछ बता देती है। कुछ ही दिनों के बाद ऋतु विजय की शादी नेहा से करवा देती है। नेहा जो कि शादी में बहुत सारा दहेज लेकर आई थी, जिसके कारण वो भी ऋतु की ही तरह शिल्पा को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। ऐसे ही एक दिन नेहा टेबल पर पैर रखकर बैठी होती है, तभी वहाँ पर ऋतु आ जाती है और कहती है, क्या हुआ नेहा बेटा? माँ जी मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, काश कोई मालिश कर देता। अच्छा ज्यादा दर्द हो रहा है तुझे? अच्छा रुक मैं कुछ करती हूँ। हाँ माँ जी कुछ तो कीजिए। अरे और डंकनी इधर आ। हाँ माँ जी बोलिए क्या हुआ? अरे मेरी छोटी और लाडली बहू के पैरों में दर्द हो रहा है, तो तू जरा इसके पैरों की मालिश कर दे। जी माँ जी। शिल्पा तेल लगाकर उसके पैरों की मालिश करती है। तभी नेहा उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, जेठानी जी कोई काम तो होता नहीं है आपसे ठीक से कम मालिश ही कर दो, ये क्या गुस्से में हाथ चला रही हो? अरे ना तो तेरे अंदर कोई गुण है, ना ही तू दहेज लेकर आई है। वही तो माँ जी, कैसे लोग हैं आप, इस गरीब सी को घर की बहू बना लिया। अरे मेरे बेटे को प्यार का भूत सवार था ना। शिल्पा चुपचाप मालिश करती रहती है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ अजय सारी बातें सुन लेता है कि कैसे ऋतु और नेहा मिलकर शिल्पा की बेइज्जती कर रहे हैं। ये सब क्या है? एक तो वो तुम्हारी मालिश कर रही है, ऊपर से तुम उसको नीचा दिखा रही हो। अरे तो मालिश कर दिया तो क्या हुआ? एहसान कर दिया क्या इसने कोई? माँ वो मेरी पत्नी है, इस घर की नौकरानी नहीं। आपको इतनी ही चिंता है नेहा की, तो आप खुद ही मालिश कर दो उसकी। अजय का ये रूप देखकर ऋतु को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से पैर धमकाते हुए ऋतु और नेहा दोनों अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन
ऋतु अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रही होती है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस शिल्पा नाम की बला को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरे ही सर पे चढ़ के नाचने लगेगी। कुछ तो सोच ऋतु, सोच। एक रात सभी घर के लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। ऐसे में ऋतु उनसे बोलती है, मैं सोच रही हूँ इस घर को 2 हिस्से में कर दिया जाए। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? जो सब सुन रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहू के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। बेचारी घर का सारा काम करती रहती है, इतना सोचती है घर के लिए, मगर लोगों को उसकी अच्छाई नजर ही नहीं आती। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। घर का हिस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक परिवार के हैं। हिस्सा करना या फिर ऐसा सोचना भी गलत है। विजय, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं भाई, माँ को जो सही लगे वो उनको करने दो। माँ कभी गलत फैसला नहीं लेती। माँ ने जो कहा कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। हाँ, मेरे छोटे बहू बेटे ही मुझे समझते हैं, बाकी से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद ऋतु के घर एक वकील आता है और वो उससे कुछ बातें करता है। और फिर ऋतु सभी घर वालों को बुलाकर बोलती है, ये पूरा घर मैंने अपने छोटे बहू बेटे के नाम कर दिया है, और अजय तुम अपनी पत्नी के साथ इस घर में रह सकते हो। बस कोई किराया नहीं लगेगा तुम्हारा, बस रह सकते हो। जब ये घर मेरे और मेरे पति विजय के नाम है, तब मैं चाहती हूँ कि शिल्पा भाभी यहाँ पर एक नौकरानी बनकर रहे। वो मेरी मसाज भी करे और घर के सारे काम भी करे। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा घर। मैं और शिल्पा यहाँ से अलग रहकर भी जी सकते हैं। अजय और शिल्पा कमरे में जाकर सामान पैक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। नेहा और उसकी सास में बहुत बनती है, मगर ऐसे ही एक दिन ऋतु के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वो अपनी बहू नेहा से कहती है, नेहा बहू, मेरा सर दबा दे बेटा, बहुत दर्द कर रहा है। ओ सासू माँ, नौकर नहीं हूँ मैं आपकी जो तेल लेकर दमादम मालिश कर दूं। ठीक है बहू, मगर मेरी थोड़ी सी सेवा कर देती तो तू छोटी नहीं हो जाती। अरे जाओ ना, मैंने आज तक ये काम नहीं किया। एक अमीर बाप की बेटी हूँ। नौकर तो मेरे आगे पीछे मक्खी की तरह घूमते हैं। शायद मुझसे ही बहुत बड़ी भूल हो गई। सासू माँ, ज्यादा ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। लगता है आप भूल गई हैं कि इस घर के दरवाजे अभी भी खुले हैं। चाहो तो निकल जाओ बाहर। हाँ हाँ, तू सही कह रही है। मुझ जैसी बेवफा सास के साथ यही होना था। ऋतु को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे ही शाम को विजय जब ऑफिस से घर आता है तो ऋतु उससे कहती है, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। माँ, आपका ना टाइम अब पूरा हो चुका है। पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कुछ दिन सह लो। इतनी मेहनत से कमाता हूँ, फालतू खर्च में उड़ाने के लिए नहीं। हाँ, तू सही बोला बेटा। ऐसे ही दिन दिन करते हुए ऋतु की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, पर कोई भी उसका ख्याल नहीं रखता और वो दुखी होकर बड़ी ही मुश्किल से शिल्पा को फोन करती है और उसे अपनी हालत के बारे में सब बता देती है। ऋतु की बीमार हालत का पता चलते ही शिल्पा और अजय आधी रात को उसके घर आ जाते हैं और साथ ही उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग उसका अच्छे से इलाज करवाते हैं और फिर उसे अपने घर ले जाते हैं, जहां शिल्पा उसकी खूब सेवा पानी करती है। ये सब देखकर ऋतु को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो शिल्पा से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं सच में तेरी बेवफा सास हूँ। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, लालच में अंधी हो गई थी और सच और गलत का पहचान करना ही भूल गई थी। माँ जी, माफी मत मांगे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बहू, ये तो तेरा बड़प्पन है कि तू इतना सब होने के बाद भी आधी रात को मेरे लिए उठकर आ गई और मैं ना समझ हमेशा तुझे गरीबी के लिए ताना मारती रही। ऋतु रोते रोते शिल्पा को अपने गले लगा लेती है और अजय और शिल्पा से माफी भी मांगती है। साथ ही अब वो उनके घर पर हंसी खुशी रहने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ विजय को काम से निकाल दिया जाता है और उनके घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में नेहा भी उसका साथ छोड़कर चली जाती है और वो दाने दाने का मोहताज हो जाता है।